अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स उनको स्टडी करेंगे और कुछ सीक्वेंशियल सर्किट्स का एनालिसिस भी परफॉर्म करेंगे। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, लास्ट लेक्चर से एक दो पॉइंट्स मैं रिवाइज करना चाह रहा हूं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डी फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल के ऊपर हमने इसको कंप्लीट किया था और ये हमारे पास ली फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल है और हमने इसकी वर्किंग को इस तरह डिफ़ाइन किया था कि डी फ्लिप फ्लॉप दो तरह के हो सकते हैं। एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो सकता है, दूसरा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो सकता है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप वो होता है जो इनपुट से आउटपुट की तरफ डाटा क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर ट्रांसफ़र करता है, और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड वो होता है फ्लिप फ्लॉप जो क्लॉक के नेगेटिव एज के ऊपर इनपुट से आउटपुट की तरफ डाटा को ट्रांसफ़र करे। और इससे ऑनवर्ड आने वाले लेक्चर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं अगर सिंपल फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स के आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप। तो जो पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप हैं ये ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग ये थी कि अगर क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा तो इनपुट से डाटा आउटपुट की तरफ जाएगा। तो इफ़ एल्स की फॉर्म में इसकी ये वर्किंग थी कि इफ़ क्लॉक का इज़ अपवर्ड एरो एड, इसका मतलब अगर क्लॉक का पॉजिटिव एज जा रहा है तो क्यू जो है वो इक्वल होगा उस टाइम डी के, या जो डी पे जो इनपुट डाटा होगा वो क्यू के ऊपर लोड हो जाएगा। फॉर ऑल अदर टाइम्स के बाकी अगर क्लॉक का नेगेटिव एज जा रहा है, क्लॉक 0 लेवल पे है और या क्लॉक 1 लेवल पे है, तो क्यू आउटपुट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। तो या भी कह सकते हैं कि जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा तो इनपुट से डाटा आउटपुट की तरफ लोड हो सकता है। बाकी सारे टाइम क्लॉक के लिए क्यू जो है वो मेमोरी स्टेट में है। इनपुट चेंज भी हो रही है तो इस केस में आउटपुट चेंज नहीं होगी। अब जो क्लॉक का सिग्नल है वो इस तरह की एक स्केयर वेव होगी। ये क्लॉक का 0 लेवल है, ये इसका पॉजिटिव लेवल है, सॉरी पॉजिटिव एज है, ये पॉजिटिव लेवल है, ये नेगेटिव एज है, एंड सो ऑन। अब मैं जब क्लॉक की बात कर रहा हूँ तो इस मीन्स कि मैं इस तरह के सिग्नल की बात कर रहा हूँ जिसमें जिसके वेव की तरह एक सिग्नल है। ओके, अब यही जो ट्रूथ टेबल है जो डी फ्लिप फ्लॉप का हमने लेक्चर 15 के अंदर डिराइव किया था स्टार्ट से लेकर एंड तक, इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये उसी पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है और ये इसका टेबल है। इस टेबल को हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक टेबल। और इस टेबल में और ये लास्ट वाला जो टेबल है इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इस टेबल के अंदर हम लोगों ने क्लॉक इनपुट को शो नहीं किया हुआ, आल्दो कि वो सिंबल के अंदर अपीयर हो रही है क्लॉक इनपुट। अब ये अंडरस्टूड है कि जो क्लॉक सिग्नल क्लॉक इनपुट यहाँ पे अवेलेबल है और ये वाला जो डाटा है D0 से जो आउटपुट की तरफ जा रहा है ये क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर है। तो बेसिकली हम इस टेबल की ये दो रोज़ यहाँ पे लिख रहे हैं और अब से ऑनवर्ड अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनपुट से आउटपुट की तरफ जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होगा ओनली ऑन द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक। अब ये अंडरस्टूड है, ये अब अजम्पशन है। इस वजह से अब से ऑनवर्ड जब भी हम ये डी फ्लिप फ्लॉप का टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर अब हमें ये क्लॉक का जो एक्स्ट्रा इनपुट है इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इससे ऑनवर्ड अब हमें पता है कि ये जो D0 है ये आउटपुट क्यू की तरफ ट्रांसफ़र होगा ओनली ऑन द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक। बाकी सारे टाइम क्लॉक के नेगेटिव लेवल पे या क्लॉक के पॉजिटिव लेवल पे या क्लॉक के नेगेटिव एज पे जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो चेंज नहीं होगी, वो मेमोरी स्टेट में रहेगी। तो अब अंडर दिस अजम्पशन कि अब हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट से आउटपुट की तरफ डाटा वो सिर्फ क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर ट्रांसफ़र होगा। तो इस वजह से हमने इस टेबल में जो क्लॉक की इनपुट थी वो इस फाइनली यहाँ पे रिमूव कर दिया। लेकिन आल्दो कि वो क्लॉक सिग्नल यहाँ पे ये क्लॉक इनपुट यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, तो अब आपके जहन में होना चाहिए कि जो भी टेबल
या इनपुट से आउटपुट की जो तरफ जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो ओनली ऑन द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक है। तो ये अगर डी ज़ीरो है तो क्यू टी प्लस वन ये ज़ीरो होगा ओनली, ये जो ज़ीरो है डी ज़ीरो ये क्यू की तरफ ट्रांसफ़र होगा जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा। ये डी वन है ये क्यू की तरफ ट्रांसफ़र होगा वन जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा। तो सारी जो एक्टिविटी इस टेबल के अंदर हो रही है कि इनपुट से आउटपुट की तरफ डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर। बाकी क्लॉक के सारे टाइम के लिए जो क्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो अभी हमारी अंडरलाइन अजम्पशन है, अगर हम क्लॉक कोई भी फ्लिप फ्लॉप डिस्क्राइब करते हैं, आगे में हम फ्लिप फ्लॉप की और भी टाइप्स पढ़नी है, उनके अंदर भी हम क्लॉक सिग्नल शो नहीं करेंगे। तो वो अंडरस्टूड होगा कि अब आपको पता है कि क्लॉक सिग्नल मौजूद है और इनपुट से आउटपुट की तरफ जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर है और बाकी क्लॉक के टाइम्स के लिए क्यू के ऊपर या फ्लिप फ्लॉप या आउटपुट के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर दो स्टेट्स हैं। अगर डी ज़ीरो है क्लॉक का पॉजिटिव एज आया तो ये ज़ीरो क्यू के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया, तो इसको हम रीसेट स्टेट कहेंगे। अगर डी वन है तो ये वाला वन आउटपुट क्यू के ऊपर ट्रांसफ़र होगा जब क्लॉक का पॉजिटिव आएगा, तो इसको हम सेट स्टेट कहेंगे। अब यहाँ पे हम एक डिफरेंट सिंबल यूज़ कर रहे हैं, वो ये है क्यू टी प्लस वन, इसको हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, और इसको हम क्यू प्लस, क्यू नेक्स्ट, क्यू एन प्लस वन वगैरह के सिंबल्स के साथ भी शो कर सकते हैं। ये क्या नेक्स्ट स्टेट क्या है मैं अब इसको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो फ्लिप फ्लॉप है वो है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप की दो इनपुट्स हैं जे और के, और दो इसके आउटपुट्स हैं क्यू और क्यू बार, और थर्ड इनपुट है क्लॉक। तो इस जेके फ्लिप फ्लॉप का जो फंक्शन टेबल है या इसको हम करैक्टरिस्टिक टेबल भी कहते हैं वो ये गिवन है कि अगर जे और के की वैल्यू ज़ीरो है तो क्यू टी प्लस वन इज़ इक्वल टू क्यू टी प्लस वन कहते हैं जो नेक्स्ट आउटपुट है, और क्यू टी जो प्रेजेंट आउटपुट है। तो जो नेक्स्ट आउटपुट है वो इक्वल है प्रेजेंट आउटपुट के। तो इसका मतलब ये है कि जब जे और के ज़ीरो है तो आउटपुट के ऊपर चेंज नहीं हो रहा, फ्लिप फ्लॉप मेमोरी स्टेट में है। अगर जे ज़ीरो है और के वन है तो ये क्यू जो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द क्यू है वो ज़ीरो है, इट मीन्स के ये क्यू की वैल्यू ज़ीरो है और ये फ्लिप फ्लॉप रीसेट स्टेट में है। अगर जे वन है और के ज़ीरो है तो क्यू टी प्लस वन मतलब जो नेक्स्ट नई वैल्यू क्यू के ऊपर आएगी वो वन होगी और फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में होगा। ये इम्पोर्टेंट है जे के फ्लिप फ्लॉप में। अगर जे और के वन वन हम कर दें, अगर जे और के वन वन है तो जो क्यू टी प्लस वन है कि जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी क्यू के ऊपर वो प्रेजेंट वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर जे और के वन वन है और क्यू पहले ज़ीरो था तो क्लॉक का जब पॉजिटिव एज जाएगा तो क्यू वन हो जाएगा, फिर जब अगला पॉजिटिव एज जाएगा क्यू ज़ीरो हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट जब पॉजिटिव एज जाएगा तो क्यू वन हो जाएगा। तो ये क्यू जो है कॉम्प्लीमेंट होता रहेगा, हर नई आने वाली वैल्यू प्रीवियस वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट होगी। तो अब यहाँ पे भी इस जेके फ्लिप फ्लॉप के टेबल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्लॉक का इनपुट हमने शो नहीं की। तो अब ये अंडरस्टूड है कि जो जे ज़ीरो के ज़ीरो या जो भी ये एक्टिविटी हो रही है, जो भी ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप है, ये वैलिड है ओनली ऑन द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक। जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा, फॉर एग्जांपल जे वन है के वन है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो रही है, तो ये वैल्यू कब कॉम्प्लीमेंट होगी? जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा। और बाकी सारे टाइम क्लॉक जब ज़ीरो पे है या क्लॉक वन पे है या नेगेटिव एज पे है तो क्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये जितनी भी एक्टिविटी टेबल के अंदर या फंक्शन शो किया हुआ है, ये इनपुट से आउटपुट की तरफ डाटा ट्रांसफ़र या इनपुट और आउटपुट के अंदर जो ट्रांजिशंस होती हैं वो ओनली ऑन दी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक है। क्लॉक के बाकी सारे टाइम के लिए जो आउटपुट है वो चेंज नहीं हो रही। तो ये अंडरस्टूड है अब अजम्पशन कि ये क्लॉक चाहे यहाँ पे हमने शो नहीं किया, लेकिन आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि इनपुट से आउटपुट की तरफ जो भी एक्टिविटी होगी वो ओनली ऑन द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक है। क्लॉक के बाकी सारे टाइम के लिए क्यू और क्यू बार चेंज नहीं हो रहा।
तो अब यहाँ पे दो सिंबल हमने नए डिफ़ाइन किए हैं, एक QT+1 इसको हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेट, और एक QT इसको हम प्रेजेंट स्टेट कहते हैं। तो QT ये करंट आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, कि फ्लिप फ्लॉप की जो करंट आउटपुट है उसको हम कहते हैं QT या करंट स्टेट। QT+1 इसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट, जो नेक्स्ट नई आने वाली वैल्यू है उसको हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अज्यूम कर लेंगे अभी हमें पता है कि जो Q है ये ज़ीरो पे है, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट किसी टाइम पे ज़ीरो पे थी, और हमने J को भी 1 कर दिया, K को भी 1 कर दिया। तो अब जो Q की अभी करंट वैल्यू है इसको हम अब लिखेंगे QT, इसको हम लिखेंगे QT। तो करंट वैल्यू ऑफ दी जो फ्लिप फ्लॉप है, जो आउटपुट है, उसको हम उसकी करंट स्टेट कहते हैं, प्रेजेंट स्टेट या करंट स्टेट या करंट वैल्यू। वो Q की क्या है, वो ज़ीरो है। तो करंट स्टेट या करंट आउटपुट जो फ्लिप फ्लॉप की है वो ज़ीरो है, तो उसको हमने QT कह दिया। J 1 है, K 1 है। अगर करंट वैल्यू फ्लिप फ्लॉप की ज़ीरो है या करंट स्टेट उसकी ज़ीरो है और J और K 1 है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू जो आनी है जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा, क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर जो नई वैल्यू यहाँ पे लोड होगी वो क्या होगी, हमें पता है टेबल से 1 1 अगर इनपुट हो तो जो नई आने वाली वैल्यू है प्रीवियस वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट होगी। तो जो नई वैल्यू जिसने अभी आना है क्लॉक के पॉजिटिव एज पे उसको हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेट, और उसको हम इस तरह लिखते हैं QT+1। वो इस केस में क्लॉक के पॉजिटिव एज पे जो नई वैल्यू यहाँ पे लोड होगी वो प्रीवियस वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट होगी, तो उस नई लोड होने वाली वैल्यू को हम नेक्स्ट स्टेट कहते हैं, वो यहाँ पे 1 है। तो अब करंट वैल्यू इसको हम कहते हैं ये प्रेजेंट स्टेट है। J और K 1 हमने किया, तो क्लॉक के पॉजिटिव एज पे जो नेक्स्ट वैल्यू जिसने यहाँ पे लोड होना है वो वैल्यू क्या है, 1 है। तो वो वैल्यू जिसने क्लॉक के पॉजिटिव एज पे लोड होना है उसको हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है, ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है। तो अब आप अज्यूम कर लें कि J 1 था, K 1 था, प्रेजेंट वैल्यू 0 थी, क्लॉक का पॉजिटिव एज आ गया। क्लॉक का पॉजिटिव एज जब आया तो उस टाइम ये जो 0 है ये अब अपडेट हो जाएगा 1 के साथ। तो अब जो ये प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट वैल्यू थी अब वो बन गई है प्रेजेंट स्टेट वैल्यू क्लॉक के पॉजिटिव एज पे आने पे। अब ये सिनेरियो है कि J 1 है, K 1 है और प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 1 है। अब जो नेक्स्ट क्लॉक अगर J और K 1 ही रह रहा है, अब क्लॉक का जो नेक्स्ट पॉजिटिव एज जाएगा उस पे जो नई वैल्यू यहाँ पे लोड होगी वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगी। तो अब जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू बनेगी अब जो नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे बनेगा वो क्या होगी, उसको कहेंगे QT+1 के नेक्स्ट क्लॉक के पॉजिटिव एज पे अब जो नई वैल्यू Q के ऊपर लोड होनी है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये अब नेक्स्ट स्टेट है और ये प्रेजेंट स्टेट है। तो नेक्स्ट स्टेट का मतलब ये होता है कि आपको करंट आउटपुट पता है फ्लिप फ्लॉप की क्या है, आपको करंट इनपुट पता है। तो क्लॉक का जब जो नेक्स्ट पॉजिटिव एज जाएगा उस नेक्स्ट पॉजिटिव एज के ऊपर
जो इस क्यू के ऊपर नई वैल्यू जिसने लोड होना है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वो नेक्स्ट स्टेट है। जब वो वैल्यू क्लॉक के पॉजिटिव एज होने के ऊपर लोड हो जाती है तो वो जो पहले नेक्स्ट स्टेट वैल्यू थी अब वो प्रेजेंट स्टेट वैल्यू बन जाती है, और दोबारा जो नेक्स्ट पॉजिटिव एज के ऊपर दोबारा जिस वैल्यू ने लोड होना है वो अब नेक्स्ट स्टेट वैल्यू बन जाती है। तो इस तरह हम जो है ये डिफाइन करते हैं नेक्स्ट स्टेट को और प्रेजेंट स्टेट को। तो होपफुली आपको नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट का डिफरेंस पता चल गया होगा, क्योंकि ये जो दो टर्म्स हैं ये हमने आगे बार बार यूज़ करनी है। प्रेजेंट स्टेट वैल्यू या प्रेजेंट स्टेट या करंट स्टेट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो फ्लिप फ्लॉप के ऊपर मौजूद है, उसकी आउटपुट के ऊपर मौजूद है। और नेक्स्ट स्टेट वैल्यू वो वाली वैल्यू होती है जो नेक्स्ट क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर जिस वैल्यू में लोड होना होता है, जो जिस वैल्यू ने अभी लोड होना है वो वैल्यू नेक्स्ट स्टेट वैल्यू है। जब वो वैल्यू लोड हो गई तो वो नेक्स्ट स्टेट वैल्यू से अब प्रेजेंट स्टेट वैल्यू बन गई। अब क्लॉक का जब जो अगला पॉजिटिव एज आएगा उस पॉजिटिव एज के ऊपर जिस वैल्यू ने दोबारा जो नई वैल्यू जिसने दोबारा लोड होना है उस वैल्यू को हम नेक्स्ट स्टेट कहेंगे। तो और QT+1 को ये नेक्स्ट स्टेट है, जो नई आने वाली वैल्यू क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर ये वो है, और QT जो करंट वैल्यू है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। तो जो QT+1 है जो नेक्स्ट वैल्यू जिसने क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर लोड होना है, और QT जो करंट वैल्यू है जो अभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के ऊपर मौजूद है। तो QT जो करंट वैल्यू है उसके जो इसको करंट स्टेट भी कहते हैं। इसके जो नॉर्मल सिंबल्स हैं, इस QT की जगह हम Q लिख सकते हैं, QT लिख सकते हैं, Q प्रेजेंट लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेट है ये QT+1, इसके जो पॉसिबल सिंबल्स जो नॉर्मली यूज़ होते हैं वो Q+ है, QT+ है और Q नेक्स्ट है। बेसिकली इस QT+ की जगह हम Q+ भी लिख सकते हैं या Q नेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद है T फ्लिप फ्लॉप। ये T फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है, इसकी एक इनपुट है T और एक दूसरी इसकी इनपुट है क्लॉक। अब क्लॉक का फंक्शन आपको पता है कि इनपुट से आउटपुट की तरफ जो भी डाटा ट्रांसफ़र होगा वो इस क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर होगा। ये अब अंडरस्टूड है, ये अब हमें हर फ्लिप फ्लॉप के लिए पता है। तो इस वजह से ये क्लॉक स्पेशल यहाँ पे हमने जिस तरह ये बेसिक लेवल पे हम कर रहे थे क्लॉक को शो कर रहे थे, अब क्लॉक का फंक्शन हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे। अब हमें पता है कि सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर इनपुट से आउटपुट की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। इस वजह से क्लॉक को स्पेशली अब यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। अब ये अंडरस्टूड है कि अब आपको पता है। ओके, अब अगर T 0 होगा तो जो नेक्स्ट स्टेट है कि क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर जो नई वैल्यू Q के ऊपर लोड होगी वो QT के इक्वल होगी। QT मतलब जो प्रीवियस वैल्यू थी, तो हम इसको कहते हैं नो चेंज, या मेमोरी स्टेट के ऊपर है। अगर T 0 होगा तो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू के या करंट वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। मतलब फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे अब मेमोरी स्टेट में है। अगर T1 होगा तो जो नेक्स्ट वैल्यू Q के ऊपर लोड होगी वो करंट वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट होगी। तो इसका मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप अब कॉम्प्लीमेंटिंग स्टेट में है। तो ये फंक्शन है इस T फ्लिप फ्लॉप का। अगर इसकी इनपुट 0 है तो इसकी आउटपुट चेंज नहीं होती, अगर इसकी इनपुट 1 है तो हर आने वाले पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे इसकी आउटपुट कम्प्लीमेंट होती रहती है। ये टेबल्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये वाला टेबल, ये वाला टेबल या ये वाला टेबल, इनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। ये टेबल्स बेसिकली फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस वजह से इन टेबल्स को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। अब ये जो टेबल्स हैं इनको हम एक और डिफरेंट वे के अंदर भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप का टेबल है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, और डी फ्लिप फ्लॉप की फंक्शन क्या था कि अगर D 0 है तो जो नेक्स्ट नई आने वाली वैल्यू है वो भी 0 होगी। अगर D 1 है तो नेक्स्ट या जो नई आने वाली वैल्यू है वो भी 1 होगी। तो
तो इसी टेबल को हम यहाँ पे इस तरह डिफाइन कर रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे जो ये जो डी फ्लिप फ्लॉप का ऊपर करेक्टरिस्टिक्स टेबल है उसके हमने डी क्यू और क्यू प्लस के अंदर डिवाइड कर दिया। क्यू प्लस जो नई आने वाली वैल्यू है, क्यू जो नई जो करंट आउटपुट है, और डी जो इनपुट है। तो अगर ये देखें अब यहाँ पे हमने बेसिकली क्यू प्लस को अलहदा कर दिया, जो नेक्स्ट स्टेट है उसको अलहदा कर दिया, करंट आउटपुट को अब एज ए इनपुट ट्रीट कर रहे हैं। अगर इनपुट ज़ीरो है और फ्लिप फ्लॉप की करंट आउटपुट ज़ीरो है तो जो नेक्स्ट आउटपुट है वो ज़ीरो होगी क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर। अगर डी ज़ीरो है और पहले आउटपुट वन थी, कि मतलब डी आपने ज़ीरो अप्लाई कर दिया और उस टाइम क्यू की वैल्यू वन थी, करंट आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, तो जो नेक्स्ट आउटपुट होगी वो भी ज़ीरो होगी, क्योंकि जो डी है वो उसने लोड होना है, तो क्यू प्लस विल भी ज़ीरो। इस तरह अगर डी वन है तो करंट आउटपुट अज्यूम कर लें ज़ीरो है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी क्यू प्लस के ऊपर वो वन होगी, क्योंकि डी ने क्यू के ऊपर लोड होना है। इस तरह अगर डी वन है और करंट आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप भी वन है और डी वन है तो डी आउटपुट के ऊपर लोड होगा, तो क्यू प्लस विल बी इक्वल टू वन। तो ये बेसिकली सेम जो करेक्टरिस्टिक टेबल था जिसको यहाँ पे हमने टू रोज में एक्सप्रेस किया था, जस्ट नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ किया था। यहाँ पे हम जो करंट आउटपुट है उसको भी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट ही बना रहे हैं या उसको इनपुट कंसिडर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये टेबल हमें ये बता रहा है कि अगर आपको करंट आउटपुट पता है और करंट इनपुट पता है तो आप नेक्स्ट आउटपुट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस टेबल से अगर मैं क्यू प्लस की इक्वेशन डिफाइन करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ करंट इनपुट और करंट आउटपुट, तो ये क्यू प्लस इज़ डायरेक्टली इक्वल टू डी, क्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो डी फ्लिप फ्लॉप की जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्यू प्लस इज इक्वल टू वो डी है। इसी तरह अगर हम इस टेबल को भी फर्दर एक्सटेंड करना चाहें कि ये क्यू टी प्लस वन है और जो करंट आउटपुट है उसको इनपुट कंसिडर कर लें, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें इसी का जो दूसरा टेबल है वो बनाने में हेल्प हो। अब ये देखें जो जे के इनपुट है करंट इनपुट्स, क्यू करंट आउटपुट और क्यू प्लस जो नेक्स्ट आउटपुट आएगी। तो यहाँ से हमें पता है जी अगर जे के ज़ीरो हो तो जो नेक्स्ट आउटपुट है वो करंट आउटपुट के इक्वल है या मेमोरी स्टेट में। तो जे के ज़ीरो ज़ीरो, क्यू ज़ीरो हो या क्यू वन हो, अगर जे के ज़ीरो ज़ीरो है और करंट आउटपुट ज़ीरो है तो नेक्स्ट आउटपुट भी ज़ीरो होगी। अगर जे के ज़ीरो ज़ीरो है और करंट आउटपुट वन है तो नेक्स्ट आउटपुट भी वन होगी। तो ये बेसिकली हमने इस रो से दो नई रोज यहाँ पे डिफाइन कर दी। इस तरह अब हमने देखना है जे ज़ीरो पे के वन पे अगर क्यू ज़ीरो हो या क्यू वन हो तो क्या होगा। अगर जे ज़ीरो है और के वन है, तो पहले हम यहाँ से अगर जे ज़ीरो है के वन है तो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो ज़ीरो ही रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर जे ज़ीरो है के वन है, अगर करंट आउटपुट फ्लिप फ्लॉप की ज़ीरो है तब भी नेक्स्ट आउटपुट उसकी ज़ीरो रहेगी, और अगर करंट आउटपुट उसकी वन है तब भी नेक्स्ट आउटपुट उसकी ज़ीरो ही रहेगी। ये हमने इस लाइन को टू फर्दर रोज़ के अंदर एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट क्या है, अगर वन है जे वन है और के ज़ीरो है तो जो नेक्स्ट आउटपुट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर लोड होगी क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर वो होगी वन। तो यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं, अगर जे वन हो के ज़ीरो हो और अगर करंट आउटपुट ज़ीरो है तो नेक्स्ट आउटपुट फिर भी वन है। अगर जे वन है के ज़ीरो है तो ये सेट स्टेट है, तो क्यू अगर वन है तो नेक्स्ट भी दोबारा वन ही रहेगी। तो बेसिकली इन दो ये रीसेट स्टेट है, ये सेट स्टेट है। रीसेट स्टेट के अंदर क्यू प्लस हमेशा ज़ीरो है और सेट स्टेट में क्यू प्लस हमेशा वन है, क्यू की जो चाहे जो मर्ज़ी वैल्यू हो। इसके बाद ये लास्ट कॉलम, लास्ट जो रो है, जे वन हो के वन हो तो जो नेक्स्ट वैल्यू लोड होगी वो करंट वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट होगी। जे वन है यहाँ पे के वन है और करंट वैल्यू अज्यूम कर लें ज़ीरो है, तो अगर करंट वैल्यू ज़ीरो है तो नेक्स्ट वैल्यू लोड होगी वन होगी क्यू प्लस के ऊपर। अगर जे वन है के वन है और करंट आउटपुट फ्लिप फ्लॉप की वन हो तो जो नेक्स्ट आउटपुट क्यू प्लस के ऊपर आएगी या क्यू के ऊपर जो लोड होगी वो ज़ीरो है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली हमने इसी जो टेबल है
इसमें एक एक्स्ट्रा जो करंट आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप की उसको भी इनपुट के तौर पर ट्रीट किया है और जो नेक्स्ट आने वाली आउटपुट है उसको डिफ़ाइन किया। तो इस टेबल को आप इस तरह इसको समझ सकते हैं कि जे के आपने फ्लिप फ्लॉप के ऊपर करंट इनपुट अप्लाई की, क्यू उसकी करंट आउटपुट थी जो उसने आउटपुट पहले वो जनरेट की हुई थी। करंट इनपुट और करंट आउटपुट के बाद जो नेक्स्ट क्यू, करंट इनपुट और करंट आउटपुट की वजह से जो नेक्स्ट क्यू प्लस के ऊपर या क्यू के ऊपर जो वैल्यू लोड होगी वो हमारी नेक्स्ट स्टेट है। और यहाँ से अगर आप एक के मैप ड्रा करें जो कि यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको के मैप वगैरह आप आगे हैं, तो अगर आप के मैप ड्रा करें जिसमें जे के क्यू इनपुट्स हों और क्यू प्लस उसकी आउटपुट हो, तो के मैप सिंप्लीफिकेशन से आप ये शो कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप जे के की, जो जे के करंट इनपुट्स और क्यू के ऊपर डिपेंड करती है, उसका ये रिलेशनशिप है जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। तो ये इसके के मैप से आई है इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम जे के फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये बोलियन फॉर्म में, बोलियन इक्वेशन की फॉर्म में जे के फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर डिस्क्राइब कर रही है। जिस तरह ये ट्रूथ टेबल की फॉर्म में जे के का बिहेवियर है और ये भी जे के का बिहेवियर है, जे के फ्लिप फ्लॉप का। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है जी टी फ्लिप फ्लॉप। तो ये हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन टेबल है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब इसको भी हम उसी तरह एक्सपेंड करने लगे हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है, अगर टी ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट रहेगी प्रेजेंट स्टेट के इक्वल। तो ये हम क्या करें, टी भी इनपुट है, ये करंट इनपुट है, क्यू फ्लिप फ्लॉप की करंट आउटपुट है और क्यू प्लस जो नेक्स्ट आउटपुट लोड होनी है क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर। अगर टी ज़ीरो है, क्यू ज़ीरो है, तो हमें पता है अगर टी ज़ीरो है तो नेक्स्ट आउटपुट क्यू के इक्वल है। तो अगर टी ज़ीरो है, क्यू ज़ीरो है, तो नेक्स्ट जो क्यू प्लस है वो इस ज़ीरो के इक्वल रहेगा। अगर टी ज़ीरो है और क्यू वन है तो क्यू प्लस विल बी इक्वल टू क्यू, तो ये वन यहाँ पे लोड हो जाएगा। अगर टी वन है तो जो नेक्स्ट आउटपुट लोड होनी है वो करंट आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट है। तो टी वन है, करंट आउटपुट क्यू ज़ीरो है, जो नेक्स्ट आउटपुट आएगी वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगी, ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट वन बन गया। इस तरह के टी वन है तो जो नेक्स्ट आउटपुट होगी वो करंट आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होगी। करंट आउटपुट यहाँ पे वन है तो क्यू प्लस इस वन का कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो बन जाएगा। अब अगर हम ये डिफ़ाइन कर लें, क्यू प्लस का रिलेशनशिप डिफ़ाइन करें टी और क्यू की फॉर्म में, टी फ्लिप फ्लॉप की एक्सटर्नल इनपुट है, क्यू उसकी करंट आउटपुट या प्रेजेंट स्टेट या प्रेजेंट आउटपुट है और क्यू प्लस जो नेक्स्ट नई आने वाली आउटपुट है। तो क्यू प्लस इज़ इक्वल टू, यहाँ से आप देख सकते हैं कि टीज़ और क्यू, जब टी और क्यू अपोजिट लेवल पे हैं तो उस टाइम क्यू प्लस वन है, तो इसको हम टीज़ और क्यू लिख सकते हैं या टी बार क्यू प्लस टी क्यू बार। ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं, ये क्यू प्लस इज इक्वल टू डी, क्यू प्लस इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के बार क्यू और क्यू प्लस इज इक्वल टू टी जार क्यू। इन इक्वेशंस को हम फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कहते हैं। तो अभी तक हमने तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े, डी, जे के एंड टी फ्लिप फ्लॉप्स। उनके टेबल्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, एक ये फॉर्म है और दूसरी ये वाली फॉर्म है, तो दोनों इक्विवेलेंट है और इनकी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस देखे। अब नेक्स्ट है कि अभी तक हमने फॉर एग्जांपल ये टी फ्लिप फ्लॉप है तो इसका इंटरनल सर्किट क्या है कि किस तरह इसका इंटरनल, जिस तरह डी फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल सर्किट हमने डिराइव किया था तो इसका इंटरनल सर्किट क्या है टी का। इसी तरह अगर हम इस जेके का इंटरनल सर्किट देखना चाहें कि इसका इंटरनल सर्किट क्या है, तो वो जो इनका इंटरनल सर्किट है वो हम इनकी इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल सर्किट हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा, तो अब हम स्टडी करने लगे हैं कि जेके और टी फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल सर्किट वो क्या है।
तो ये इनके जो इंटरनल सर्किट्स हैं वो क्यू प्लस इनकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है उनसे हम डिराइव कर सकते हैं और वो बेस करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। तो अब मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। तो जब आपने जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट ड्रॉ करना है तो आपको जेके फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो ऊपर अभी हमने डिराइव की, क्यू प्लस इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। आपने क्या करना है, डी फ्लिप फ्लॉप लेना है और इस इक्वेशन को उसके डी इनपुट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना है। ये जे क्यू बार है तो ये जे क्यू बार एंड हो गया, प्लस की वजह से ये और आ गया, और के बार क्यू, ये के बार क्यू हो गया। अब ये क्यू बार ये यहाँ पे कनेक्टेड है बेसिकली, और ये क्यू यहाँ पे कनेक्टेड है। तो मैंने वायर्स का कनेक्शन शो नहीं किया। अगर आप वायर्स का कनेक्शन शो करना चाहें तो वो कनेक्शन बेसिकली इस तरह होगा कि ये जो क्यू है ये यहाँ पे कनेक्टेड है और ये जो क्यू बार है ये यहाँ पे कनेक्टेड है। अब अगर आप इस सारे सर्किट की ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो जे एक्सटर्नल इनपुट है, के एक्सटर्नल इनपुट है, क्लॉक एक्सटर्नल इनपुट है, और ये क्यू आउटपुट बन जाएगी और ये क्यू बार आउटपुट बन जाएगी। तो ये हमारे पास अब जेके का सिंबल बन जाएगा। अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो एक इसी तरह का ब्लॉक बनेगा, एक जे इनपुट आएगी, के इनपुट आएगी, क्लॉक इनपुट आएगी, और क्यू बार इनपुट्स आ जाएंगे। तो ये जो इंटरनल सर्किट है ये अब के जेके फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल सर्किट्स है, और डी फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल सर्किट आपको पता है। तो जो हमारे पास बाकी फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं नॉर्मली उनका जो सर्किट है जेके का फॉर एग्जांपल है या डी टी का है वो एक्सप्रेस करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट हमने काफ़ी डिटेल के साथ स्टडी किया हुआ है। तो बाकी जो जेके फ्लिप फ्लॉप है या टी फ्लिप फ्लॉप है उसका सर्किट हम डी फ्लिप फ्लॉप की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। ओके, अब हम सर्किट ड्रॉ करने लगे हैं टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। तो अगर हमने टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट ड्रॉ करना है तो हमें टी फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, और वो इक्वेशन अभी हमने ऊपर ड्राइव किया, क्यू प्लस इज इक्वल टू टी और क्यू। तो आपने डी फ्लिप फ्लॉप लगाना है और डी इनपुट पे ये इक्वेशन इंप्लीमेंट कर देनी है। तो ये इक्वेशन बनेगी टी और क्यू। तो ये क्यू बेसिकली यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर आप इसका कनेक्शन शो करना चाहें तो यही कनेक्शन है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब सर्किट ड्रॉ करता हूँ तो वायर्स इतने ज़्यादा शो नहीं करता, बल्कि उनके सिंबॉलिक नेम्स यूज़ कर लेता हूँ। ये क्यू है तो यहाँ पे क्यू यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब यही है कि ये क्यू यहाँ से इधर कनेक्टेड है। तो ये अगर आप इसका सिंबल बनाएं तो एक एक्सटर्नल इनपुट बनेगी टी, एक क्लॉक क्यू और क्यू बार इसकी आउटपुट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप का ये वाला जो सिंबल है ये बन जाएगा, ये वाला सिंबल। तो इसका इंटरनल जो सर्किट है वो ये सर्किट है। तो ये हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट बन गया यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप्स। तो अभी हमने क्या स्टडी किया कि डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट हमें पहले ही पता था। डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट और जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करते हुए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल सर्किट बना लिया। इस तरह फिर हमने डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट, या हमें पहले ही पता था डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट और टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करते हुए हमने टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट इंटरनल सर्किट डिज़ाइन कर लिया। ओके, अभी तक हम स्टडी कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, उनके टेबल्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस वगैरह, ये हम सारी चीज़ें स्टडी कर रहे थे। अब से हम स्टार्ट करने लगे हैं एक नया टॉपिक, और उसका नाम है एनालिसिस ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट्स। इससे पहले आप लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट का एनालिसिस पढ़ा होगा। जब भी एनालिसिस का क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको एक सर्किट गिवन होता है और सर्किट को एनालाइज करके आपने उसका ट्रूथ टेबल या आपने उसकी इक्वेशंस वगैरह डिराइव करनी होती हैं। तो अब हमारे पास एक सीक्वेंशियल सर्किट गिवन होगा।
हम उस सीक्वेंशियल सर्किट का एनालिसिस करेंगे और उसका ट्रूथ टेबल ड्राइव करेंगे और उसकी इक्वेशंस भी ड्राइव करेंगे। इस एक्शन को हम कहेंगे एनालिसिस ऑफ द क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। अब सबसे पहली बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सर्किट सीक्वेंशियल है या कॉम्बिनेशनल है। तो जब भी आप देखें कि किसी सर्किट के अंदर कोई फ्लिप फ्लॉप आ रहा है, डी फ्लिप फ्लॉप आ रहा है, जेके फ्लिप फ्लॉप आ रहा है या टी फ्लिप फ्लॉप आ रहा है, जब भी आप सर्किट के अंदर फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे तो आप कहेंगे कि वो जो सर्किट है वो सीक्वेंशियल सर्किट है। जब तक हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का एनालिसिस कर रहे थे तो हमने देखा था कि वहाँ पे कहीं पर भी कोई फ्लिप फ्लॉप सर्किट में नहीं आ रहा था, तो वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स था। अगर सर्किट के अंदर फ्लिप फ्लॉप कोई एक भी फ्लिप फ्लॉप आ जाए तो वो सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट बन जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास एक सीक्वेंशियल सर्किट एक गिवन है, इसका अब हमने एनालिसिस परफॉर्म करना है। एनालिसिस परफॉर्म करने का मतलब ये है कि हमने इस सर्किट की इक्वेशंस ड्राइव करनी है और इक्वेशंस ड्राइव करने के बाद हमने इसका टेबल ड्रॉ करना है, ट्रूथ टेबल। तो ये सर्किट आपको गिवन है, इसमें ये ए प्लस और बी प्लस जब सर्किट गिवन होगा आपको एनालिसिस करने के लिए, तो ये ए प्लस बी प्लस आपको नहीं डिफ़ाइन किए होंगे, ये मैंने खुद डिफ़ाइन किए हैं इसका एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। तो आपको ये आप कह रहे हैं जो ब्लू कलर के अंदर ड्राइंग है या लेटर्स लिखे हुए हैं ये सारी चीज़ें गिवन होगी, ये ए प्लस बी प्लस नहीं गिवन होगा, ये आपने खुद मार्क करना है। तो अब इसके अंदर क्या है कि ये सर्किट आपको गिवन है, इसका एनालिसिस हमने किस तरह स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है जो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं उनके ऊपर वेरिएबल असाइन करने हैं। अगर वो डी फ्लिप फ्लॉप है तो ये इसकी ए इनपुट है, ये ए बार इनपुट है, सॉरी ये इसकी ए आउटपुट है और ए बार आउटपुट है, तो इसका मतलब है इस डी फ्लिप फ्लॉप का नाम ए रखा हुआ है। ये डी फ्लिप फ्लॉप है, इसका नाम बी रखा हुआ है, ये बी इसकी आउटपुट है और ये बी बार है। तो अगर डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहे हो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उसकी इनपुट्स को सिंबल असाइन करने। तो इसको मैंने ए प्लस कह दिया, इसको मैंने बी प्लस कह दिया। अब आपने इनपुट्स वेरिएबल जो डी इनपुट्स हैं उनके ऊपर वेरिएबल डिफाइन करने के बाद आपने अब इनकी इक्वेशंस लिखनी है ए प्लस की। तो ए प्लस की इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये आपको पता है कि ये ए यहाँ से कनेक्टेड है, वो कनेक्शन शो नहीं किया हुआ, ये ए यहाँ से कनेक्टेड है। इस तरह ये बी ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये ए बार ये इधर से कनेक्टेड है यहाँ से। तो हमारे पास जो ए प्लस की इक्वेशन बनेगी वो हमने ये नीचे लिख दी, ए एक्स प्लस बी एक्स। इस तरह बी प्लस की जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ए बार इंटू एक्स, तो वो बन गई ए बार इंटू एक्स। इस तरह फ्लिप फ्लॉप की इनपुट की इक्वेशन लिखने के बाद आपने देखना क्या कोई और तो नहीं वेरिएबल गिवन, तो वो इस केस में वाई गिवन है, तो अब आपने इस वाई की इक्वेशन लिखनी है। तो वाई की इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स बार बी, तो ये और हो रहे हैं तीनों वेरिएबल्स, तो वाई की इक्वेशन बन जाएगी ए और बी और एक्स बार। तो अब यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशंस आई हैं, वो इक्वेशंस जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट वेरिएबल से आएंगे उन इक्वेशंस को हम कहेंगे नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस। अब ये स्टैंडर्ड नेम है, तो ये जो ए प्लस है बी प्लस है इसको हम कहेंगे नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस। फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट की इक्वेशंस हैं वो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशंस हैं। इस तरह बाकी जो अब कोई वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल वाई यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम कहेंगे आउटपुट, ए और बी और एक्स बार ये हमारे पास आउटपुट की इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इस सीक्वेंशियल सर्किट की इक्वेशंस आ गई। अब हमने यहाँ से टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल के अंदर कितने इनपुट वेरिएबल्स आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस वाई, ये ए बी और एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ए यहाँ पे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, बी यहाँ पे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, सॉरी सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, और एक्स यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट है। तो जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो टेबल हमारे पास इस तरह का होगा। सबसे पहले आपने ये तीन इनपुट्स, ए और बी एक्चुअल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स हैं, लेकिन जब हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे तो वो इनपुट के तौर पे आएंगे, और एक्स तो वैसे ही इनपुट है। तो हमारे पास बेसिकली जब आप सीक्वेंशियल सर्किट का जब भी ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो यही उसका अंदर पैटर्न होगा। प्रेजेंट स्टेट्स आएंगी, प्रेजेंट स्टेट्स का मतलब है जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स हैं वो ए और बी यहाँ पे, और उसके बाद जो एक्सटर्नल इनपुट है वो एक्स है। तो हमारे पास जब ओवरऑल जो इनपुट्स टेबल के लिहाज से बन गई वो तीन है, ए बी और एक्स। तो आपने 0 से लेकर ट्रिपल 1 तक आपने ये 0 0 0 1 0 1 0 नॉर्मल जो हमारा ट्रूथ टेबल है 3 इनपुट वेरिएबल वाला वो हमने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया।
अब हमने क्या करना है, ए प्लस और बी प्लस की इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इनका कॉलम्स फिल करने, ए प्लस के और बी प्लस के। तो ये ए प्लस का और ये बी प्लस का कॉलम मैंने फिल किया हुआ है। ये किस तरह फिल किया, ये इन इक्वेशंस को यूज़ करके फिल किया कि ए एक्स प्लस बी एक्स। तो अब आप चाहें तो आप ये रफ वर्क करके ए एक्स का भी एक कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं, फिर बी एक्स का भी कर सकते हैं, फिर इन दोनों को आर करके ए प्लस आ जाएगा। इस तरह ए बार पहले फाइंड कर लें, फिर उसका एक्स के साथ एंड करेंगे तो बी प्लस आ जाएगा। तो अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये पता है कि इक्वेशन से टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास बूलियन इक्वेशंस गिवन है, इनसे हमने ये जो इनके ये कॉलम्स ए प्लस बी प्लस के फिल कर लिए। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक दो एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड कर सकते हैं ये इंटरमीडिएट टर्म्स के लिए, या ये रफ वर्क के अंदर भी करके फाइनल आप अपना आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ए प्लस बी प्लस है वो इन इक्वेशन से हमारे पास ये टेबल आ गया। यहाँ पे हम ए प्लस बी प्लस को कहेंगे नेक्स्ट स्टेट। अब ये नेम्स भी स्टैंडर्ड है और वेरिएबल्स भी हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये ए प्लस बी प्लस को आप ए टी प्लस वन भी लिख सकते हैं, बी टी प्लस वन भी लिख सकते हैं, या ए नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, बी नेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और इस तरह फाइनली हमारे पास आउटपुट की इक्वेशन, इस आउटपुट का कॉलम इस इक्वेशन से ए और बी प्लस एक्स बार यहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट वाई की भी हमने फिल कर ली। तो ये जो हमारे पास टेबल बना है, इस टेबल को हम स्टेट टेबल कहते हैं। जब आप किसी कॉम्बिनेशनल सर्किट का टेबल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं, जिसमें उस सर्किट का इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। इसी तरह एक सीक्वेंशियल सर्किट में जब आप इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे ये तो इनपुट है, ये आउटपुट है, लेकिन वहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स और नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स भी आते हैं। तो इसको कॉम्बिनेशनल सर्किट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस टेबल का जो नाम है उसको हम कहते हैं स्टेट टेबल। और स्टेट टेबल के अंदर नाम में जो वेरिएबल्स आते हैं वो क्या है, प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स। प्रेजेंट स्टेट क्या होती है, जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स होती हैं। उसके बाद इनपुट, इनपुट क्या होती है, जो एक्सटर्नल इनपुट जो यूज़र अप्लाई करता है। नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, जो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स होती हैं, ए प्लस बी प्लस। और आउटपुट क्या होती है कि जो कोई और जो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स के अलावा अगर कोई और गेट्स वगैरह कुछ लगे हुए हैं, उनके ऊपर सिंबल डिफाइन किए हुए हैं, तो वो हमारे पास आउटपुट होगी। ओके, अब ये हमारे पास ऊपर वाला जो सर्किट गिवन था, ये वाला सीक्वेंशियल सर्किट डी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, ये इसकी इक्वेशंस थी और ये इसका स्टेट टेबल हमने डिराइव किया। अगर इस स्टेट टेबल को हम एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसी टेबल की बनेगी उसको हम कहेंगे स्टेट डायग्राम। अब हम देखने लगे हैं कि किस तरह हम इस सर्किट का जो है वो स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले जब आपने स्टेट डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आपने देखना है कि प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स कितने हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स हैं 2। फिर आपने देखना है कि उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ कितनी हैं। तो ए बी की जो डिफरेंट वैल्यू है, एक 0 0 डिफरेंट है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1। तो ए बी की 4 वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास। प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स की 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो जितनी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उतने ही आपने सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये एक सर्कल, उसमें फर्स्ट वैल्यू एंटर कर देनी 0 0। ये दूसरा सर्कल, उसमें दूसरी डिफरेंट वैल्यू वो 0 1। ये तीसरा सर्कल, उसमें 1 0। चौथा सर्कल, उसमें 1 1। अगर इस तरह की और 5वीं वैल्यू है, जितनी प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल की जितनी डिफरेंट वैल्यूज़ आती हम उतने सर्कल अपनाते हैं और हर सर्कल के अंदर ये उनका कोड असाइन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो पहला कोड है 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 0 है, 1 1। तो हमने अब ये सर्किट्स ड्रॉ कर दिए, ये सर्कल्स ड्रॉ कर दिए और सर्कल्स के अंदर प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स का कोड एंटर कर दिया। ये अब ज़रूरी नहीं कि आपने इसी पैटर्न में ये ड्रॉ करना है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये 0 0 है, यहाँ पे 1 1 कर लें, यहाँ पे 0 1 कर लें, यहाँ पे। तो इनकी तरतीब मैटर नहीं करती कि ये 0 1 इधर भी आ सकता है, ये 1 1 इधर भी आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब हमने इस प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल से सर्कल ड्रॉ किए और सर्कल्स के अंदर हमने उनका कोड फिल कर दिया।
अब हमने देखना है अगर ए बी ज़ीरो ज़ीरो है और एक्स ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट ज़ीरो ज़ीरो है, तो ये और आउटपुट उस टाइम पे 1 है। तो अब यहाँ पे देखें ये जो एरोहेड शो कर रही है, इसका मतलब है कि ये जो पहला स्लैश से पहला है ये 0 है, और स्लैश के बाद ये जो 1 है ये आउटपुट है y। तो ये बेसिकली ये 0 को शो कर रहा है, ये x है, और ये y ये 1 y को शो कर रहा है। तो ये x/y है, फर्स्ट 0 इनपुट के लिए और सेकंड 1 आउटपुट के लिए। तो ये हमें ये बता रहा है अगर आप अब इन सर्कल्स को हम स्टेट कहते हैं, ये स्टेट 0 0, ये स्टेट 0 1, ये स्टेट 1 0, और ये प्रेजेंट स्टेट 1 1। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह है, अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, x 0 आता है, तो नेक्स्ट स्टेट आप घूम कर उधर ही आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेट 0 0 पे, और उस टाइम पे y की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट ये वाला, अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, x 1 आता है, तो नेक्स्ट स्टेट आपने मूव करना है 0 1 के ऊपर, और y उस टाइम पे 0 होगा। तो ये देखें, ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है, x 1 आया, तो हम इस स्टेट से मूव कर रहे हैं 0 1 के ऊपर, स्टेट 0 1 के ऊपर, और आउटपुट यहाँ पे 0 है। अब हमने ये दो रोज की डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब हम इसके ऊपर आते हैं 0 1 स्टेट के ऊपर, ये वाली स्टेट 0 1 स्टेट के ऊपर अगर 0 आता है इनपुट पे, तो नेक्स्ट स्टेट हमारी 0 0 होगी और आउटपुट 1 होगी। तो ये देखें, ये 0 1 स्टेट है, इस पे 0 इनपुट आई, तो हम 0 1 से मूव कर रहे हैं 0 0 के ऊपर, और यहाँ पे आउटपुट है 1। इस तरह 0 1 स्टेट के ऊपर अगर इनपुट 1 आती है, तो हम मूव कर रहे हैं 1 1 स्टेट के ऊपर, और आउटपुट 1 है। तो ये 0 1 स्टेट के ऊपर अगर 1 इनपुट आ रही है, स्लैश करके आउटपुट भी 1 है, तो हम 0 1 से मूव कर रहे हैं 1 1 स्टेट के ऊपर। इस तरह अब हम 1 0 स्टेट के ऊपर अगर 0 आता है, तो हम 0 0 के ऊपर मूव करेंगे और y 1 होगा। तो ये 1 0 के ऊपर 0 आया, 1 0 से मूव करके 0 0 के ऊपर, और इनपुट 0 और है, आउटपुट 1 है। इस तरह अगर 1 0 पे 1 1 आता है, तो 1 0 पे मूव कर रहे हैं। तो ये 1 0 पे 1 आया, तो उधर ही मूव कर रहे हैं, 1 इनपुट आई स्लैश 1 आउटपुट। इस तरह 1 1 स्टेट के ऊपर अगर 0 आता है, तो हम 0 के ऊपर मूव कर रहे हैं। ये 1 1 0 आया, हम 0 0 स्टेट के ऊपर मूव करेंगे, 0 इनपुट है और 1 आउटपुट है। इस तरह फाइनली जब 1 1 स्टेट के ऊपर है, 1 आया, तो हम मूव करेंगे 1 0 की तरफ। तो ये हमारे पास 1 1 है, यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ से मूव कर रहे हैं 1 0 के ऊपर, और आउटपुट 1 है, तो स्लैश करके 1 कर दिया। तो ये हमारे पास स्टेट टेबल था। इसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं स्टेट डायग्राम। तो सीक्वेंशियल सर्किट को, ये जो सीक्वेंशियल सर्किट है, आप उसको बूलियन इक्वेशंस की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास वहाँ पे इक्वेशन, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस आएंगे और आउटपुट इक्वेशंस आएंगी। आप सीक्वेंशियल सर्किट का बिहेवियर स्टेट टेबल की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आप किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट को स्टेट डायग्राम के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमने एक ऐसे सीक्वेंशियल सर्किट का एनालिसिस परफॉर्म किया जिसके अंदर डी फ्लिप फ्लॉप आ रहे थे। अब एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, इस ट्रांजिशन का मतलब क्या है? इस ट्रांजिशन का मतलब ये है कि अगर आप स्टेट 0 1 के ऊपर हैं और x के ऊपर 0 आता है, तो आप 0 1 से 0 0 के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं अब इसको इन टर्म्स ऑफ सर्किट एक्सप्लेन करूँ, अगर आप स्टेट 0 1 के ऊपर हैं, क्लॉक का पॉजिटिव एज आया, और क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर अगर x की वैल्यू उस टाइम पे 0 है, तो आप 0 1 से 0 0 स्टेट के ऊपर मूव करेंगे और y उस टाइम 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जितनी भी ट्रांजिशंस हो रही हैं, ये ओनली वैलिड हैं ऑन द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, क्योंकि जो सर्किट के अंदर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स आ रहे हैं वो डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और दोनों पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी इनपुट एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांजिशन या जंप्स जा रहे हैं, ये सिर्फ उस टाइम पे वैलिड है जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जा रहा है।
बाकी क्लॉक के बाकी सारे टाइम के लिए हम उसी सर्किट के अंदर वेट कर रहे हैं, उसी स्टेट के अंदर वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टेट 0 1 के अंदर हैं, अभी तक क्लॉक का पॉजिटिव एज नहीं आया, क्लॉक का पॉजिटिव लेवल था या नेगेटिव लेवल था, आप इधर ही हैं अभी तक। जैसे ही क्लॉक का पॉजिटिव एज आया, उस टाइम पे अगर इनपुट 0 है तो आप 0 1 से मूव कर रहे हैं 0 0 की तरफ, और अगर उस टाइम पे इनपुट 1 है तो आप 0 1 से मूव कर रहे हैं 1 1 की तरफ। तो स्टेट डायग्राम के अंदर जितनी भी ट्रांजिशंस हो रही हैं एक क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर हो रही हैं। इसी तरह यहाँ पे स्टेट टेबल में भी ऐसे ही है, अगर ए बी 0 0 है, एक्स 0 आता है तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 है। तो इसका भी वही मतलब है कि अगर आप फ्लिप फ्लॉप की जो करंट आउटपुट्स हैं वो 0 0 हैं, क्लॉक का पॉजिटिव एज आता है, अगर क्लॉक के उस टाइम जब क्लॉक का पॉजिटिव एज आया, अगर उस टाइम एक्स 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 है, अगर उस टाइम पे एक्स 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 है। और जब तक क्लॉक का पॉजिटिव एज नहीं आया तो ट्रांजिशन नहीं हो रही है, आप उसी ए बी 0 0 स्टेट के अंदर ही मौजूद हैं। तो ये आपको इसकी इंटरप्रिटेशन भी पता होनी चाहिए कि जो ट्रांजिशंस हो रही हैं ये ट्रांजिशंस ओनली ऑन द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक है, कि हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं जब क्लॉक का पॉजिटिव एज आया, अगर इनपुट एक्स 0 है, अगर क्लॉक का पॉजिटिव एज आया और उस टाइम पे अगर एक्स 1 है तो आप 0 1 से 1 1 की तरफ मूव हो रहे हैं। तो ये जितनी भी ट्रांजिशंस हैं ये हो रही हैं क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर। ओके, ऊपर हमने जो सर्किट एनालाइज किया, जिसका एनालिसिस परफॉर्म किया सीक्वेंशियल सर्किट का, वो डी फ्लिप फ्लॉप बेस्ड था। अब हम एक ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट उसका एनालिसिस करने लगे हैं जो जेके फ्लिप फ्लॉप, उसके अंदर जेके फ्लिप फ्लॉप्स आ रहे हों। तो डी फ्लिप फ्लॉप का एनालिसिस हमने पढ़ा, वो बहुत सिंपल था कि हमने फ्लिप फ्लॉप की इनपुट की इक्वेशंस डिफाइन की, वो नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस थी, आउटपुट लिखा, टेबल ड्राइव किया और स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर दी। ओके, अब हम एक ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट उसका एनालिसिस करने लगे हैं जो जेके फ्लिप फ्लॉप जिसके अंदर आ रहे हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप बेस्ड सर्किट उसका एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स हैं उनकी इक्वेशंस लिखनी है। तो जे और के, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप के 2 इनपुट्स हैं तो हर फ्लिप फ्लॉप के लिए 2 इक्वेशंस आएंगी, एक जे की इक्वेशन आएगी, एक के की इक्वेशन आएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, उन इक्वेशंस की बेस के ऊपर स्टेट टेबल ड्रॉ करना है। उस स्टेट के अंदर प्रेजेंट स्टेट आएगी, इनपुट आएगी, और जो जेके फ्लिप फ्लॉप की जो इक्वेशंस हैं उनसे जो आउटपुट्स आ रही होंगी या उनकी जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट कॉलम्स हैं ए प्लस और बी प्लस फाइंड करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए हम करेक्टरिस्टिक टेबल यूज़ करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो ये हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट गिवन है। तो इसमें ये सर्किट ओरिजिनल गिवन है, मैंने वेरिएबल्स के नेम यूज़ किए हुए हैं। ये एक्स बार है तो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये बी है तो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, इस तरह ये बी है तो ये भी इधर कनेक्टेड है, ये ए है तो ये यहाँ पे कनेक्टेड है। तो मैंने वायर्स यूज़ नहीं की, जैसे वेरिएबल्स के नेम यूज़ किए। तब ये ओरिजिनल सर्किट गिवन था। तो अब ये जे ए जे बी ये मैंने खुद से डिफ़ाइन किए हैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये ए फ्लिप फ्लॉप है, ये बी फ्लिप फ्लॉप है। इसकी इनपुट को मैंने जे ए कह दिया, इसकी इनपुट को के ए कह दिया। इस तरह हमारे पास ये दूसरा है, इसकी इनपुट को जे बी कह दिया, इसकी इनपुट को के बी कह दिया। तो अब हमने इन इनपुट्स की इक्वेशन लिखनी है। तो जे ए इज इक्वल टू बी, के ए इज इक्वल टू बी एक्स बार, जे बी इज इक्वल टू एक्स बार, के बी इज इक्वल टू ए इज और एक्स। एक्स यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट है और ए और बी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स हैं। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, इक्वेशंस वेरिएबल्स डिफाइन करने पहले इनपुट के, फिर उनकी इक्वेशंस लिखनी। जे ए इज इक्वल टू बी, के इज इक्वल टू बी एक्स बार, जे बी इज इक्वल टू एक्स बार और के बी इज इक्वल टू एज और एक्स। अब हमने इन इक्वेशंस की इनको टेबल इनका ड्रॉ करना है। तो टेबल के अंदर कितने वेरिएबल आएंगे, प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल आएगा और एक्स आएगा। तो ये देखें जी, ये हमारे पास टेबल बन गया, उसमें प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल आ गए और उसमें इनपुट एक्स आ गए।
तो हमने अब जो ऊपर वाली इक्वेशंस हैं उनकी बेस के ऊपर ये स्टेट टेबल ड्रा करने, उसमें प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स आएंगे और इनपुट आएगी। प्रेजेंट स्टेट ये ए बी और एक्स इनपुट है, तो ये हमने 0 0 से लेकर 1 1 तक टेबल ड्रा कर दिया, इनपुट्स को फिल कर दिया। उसके बाद जे के की इक्वेशंस जो ऊपर हमने ड्राइव किए हैं, ये 4 इक्वेशंस हैं। तो इन इक्वेशंस की बेस पे हमने जे ए के जे बी के बी को फिल करना है। तो ये जे ए के जे बी और के बी, जे ए इज़ इक्वल टू बी, तो जे ए बी के इक्वल है। तो यही जो बी वाला कॉलम है ये उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस तरह के ए बी एक्स बार है, तो ये यहाँ पे आ गया। इस तरह जे बी और के बी को भी उनकी इक्वेशंस के बेस पे फिल कर लिया। अब हमने ये देखना है कि ये ए प्लस बी प्लस ये कैसे फिल करना है, क्योंकि अगर आप इस सर्किट के अंदर देखें तो सर्किट के अंदर कहीं पर भी ए प्लस बी प्लस नहीं आ रहा, लेकिन जो डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट था वहाँ पे ए प्लस बी प्लस आ रहा था, उनकी इक्वेशंस भी थी, जिससे हमने ए प्लस बी प्लस को फिल कर लिया। लेकिन जब जेके का सर्किट आया तो अब जेके के सर्किट के अंदर ए प्लस बी प्लस का वेरिएबल्स कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो अब हमने ये नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स या नेक्स्ट स्टेट्स कैसे फिल करनी है। तो नेक्स्ट स्टेट को फिल करने के लिए हम, क्योंकि ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप की स्टेट टेबल में नेक्स्ट स्टेट को फिल करने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल यूज़ करेंगे। तो वो टेबल ये ऊपर हमने ड्रॉ किया हुआ है। आप ये वाला टेबल भी यूज़ कर सकते हैं और जो ये वाला है टेबल इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला टेबल यूज़ कर लेता हूँ। अब ये टेबल हम किस तरह यूज़ करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ए प्लस बी प्लस का कॉलम है इसको फिल करना है। तो उसको फिल करने के लिए हमने जो हमारे पास कॉलम्स पहले से मौजूद हैं वो ए बी एक्स जे ए के ए जे बी और के बी, इनको यूज़ करना है। तो अब हमने ए प्लस को फिल करना है, बी प्लस को फिल करना है, तो उसके लिए हमने ये टेबल यूज़ करना है। तो इस टेबल की इंटरप्रिटेशन आपको मैं दोबारा ज़रा बता देता हूँ। अगर जे और के 0 0 है तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगी। अब यहाँ पे ये जे ए है, ये के ए है, इसकी प्रेजेंट स्टेट ए है और इसकी नेक्स्ट स्टेट ए प्लस है। तो इसका मतलब ये होगा अगर जे ए 0 है, के ए 0 है, तो ए प्लस इज़ इक्वल टू ए। अगर जे ए 0 है, के ए 1 है, तो ए प्लस विल बी 0। अगर जे ए 1 है, के ए 0 है, तो ए प्लस विल बी 1। अगर जे ए 1 है, के ए 1 है, तो ए प्लस विल बी इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली हमने इस टेबल को यूज़ करते हुए ए प्लस बी प्लस को फिल करना है। तो हम देखते हैं अब हम इसको कैसे फिल करते हैं। यहाँ पे देखें जी जे ए 0 है, के ए 0 है, तो जब जे ए के 0 है तो नो चेंज, तो ए प्लस इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ए 0 है तो ए प्लस भी 0 है। जे ए के 0 0, तो ए प्लस विल बी ए, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। जे ए के ए 1 1, जब दोनों 1 1 हैं तो ए प्लस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखें जे ए 1 है, के ए 1 है, तो क्यू टी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू बार टी, मतलब नेक्स्ट स्टेट वैल्यू इक्वल है प्रेजेंट स्टेट के कॉम्प्लीमेंट के। नेक्स्ट स्टेट वैल्यू ए प्लस है, प्रेजेंट स्टेट ए है, तो ए प्लस इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जब जे ए के 1 1 है तो ए 0 है, इसको कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये 1 बन गया। जे ए 1 के ए 0, तो ये सेट स्टेट है, सेट स्टेट में ए प्लस को 1 कर देना है, तो ये 1 कर दिया। जे ए 0 के ए 0, नो चेंज स्टेट, तो ए प्लस इज इक्वल टू ए, तो ए प्लस यहाँ पे 1 है क्योंकि ए भी 1 है। इस तरह जे ए के 0 0, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ए प्लस इज इक्वल टू ए। जे ए 1 के ए 1, तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट होगी, तो ये 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 0 हो गया। जे ए 1 के ए 0, तो सेट स्टेट, तो ए प्लस को 1 कर दिया। तो इस तरह हमने जे ए के और ए को यूज़ करते हुए हमने और इस टेबल की मदद से हमने ए प्लस का ये कॉलम फिल कर लिया।
इसी तरह अब हमने जे बी के बी को यूज़ करते हुए और बी को यूज़ करते हुए और इस टेबल की मदद से अब हमने बी प्लस को फिल करना है। तो जे बी 1 है, के बी 0 है, तो ये सेट स्टेट है। सेट स्टेट में नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाती है, तो ये 1 होगी। जे बी 0 के बी 1, तो ये रीसेट स्टेट है बी प्लस 0। 1 0 दोबारा सेट स्टेट जे है बी प्लस 1। 0 1 रीसेट स्टेट बी प्लस 0। जे बी 1 के बी 1 ये कॉम्प्लीमेंट स्टेट है। कॉम्प्लीमेंट स्टेट में जो बी प्लस है वो बी बार के इक्वल है। तो बी 0 है यहाँ पे, इसका बी बार 1 बन जाएगा, अब इधर आ गया। 0 0 पे मेमोरी स्टेट है, तो बी प्लस इज इक्वल टू बी, तो बी 0 है यहाँ पे, बी प्लस 0 हो जाएगा। जे बी के बी 1 1 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट में बी प्लस इज इक्वल टू बी बार, तो ये 1 इसका बाहर किया तो ये 0 आ गया। ये 0 0 मेमोरी स्टेट में बी प्लस इज इक्वल टू बी, तो बी 1 है, तो यहाँ पे भी ये बी प्लस भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह जब जेके का हमारे पास टेबल कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम बनाएंगे, तो उसके अंदर जो ए प्लस और बी प्लस का कॉलम है वहाँ हम जेके फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम वो बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को यूज़ करते हुए। ओके, अब हमारे पास ये वाला स्टेट टेबल आ गया। अब हमने इसकी स्टेट डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो स्टेट डायग्राम के अंदर जस्ट प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स इनपुट और नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। और यहाँ पे इस सर्किट में कोई और गेट वगैरह एक्सटर्नल वाई वगैरह नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे आउटपुट की इक्वेशन इसमें नहीं आई। ओके, अब हमने ये हमारे पास गिवन है ये स्टेट टेबल गिवन है, इसकी स्टेट डायग्राम ड्रॉ करनी है। बहुत सिंपल है। ए बी पहले वही प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज़, तो 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 4 स्टेट्स बना दी और उनका कोड फिल कर दिया 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर प्रेजेंट स्टेट पे x 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 है। ये देखें, प्रेजेंट स्टेट पे 0 0 है, x अगर 0 आता है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 की तरफ, 0 0 से हम 0 1 की तरफ जा रहे हैं। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 है और इनपुट x 1 आती है तो हम उसके ऊपर ही रह रहे हैं। अब यहाँ पे हम स्लैश डिफाइन नहीं कर रहे, स्लैश लगा के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y वाला ये आउटपुट नहीं है, तो ये जो ये 0 ये x को शो कर रहे हैं, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है। तो इस सर्किट में आप कह लें कि आउटपुट नहीं है। ये जो फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट्स हैं ए और बी, वही एक्चुअली इसकी आउटपुट्स हैं, उनके अलावा कोई और एडिशनल आउटपुट नहीं है इसमें। ओके, अब अगर 0 1 स्टेट में 0 आता है तो हम 1 1 के ऊपर जा रहे हैं। तो ये हमारे पास 0 1 है, 0 आता है तो 0 1 से हम 1 1 की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर 0 1 स्टेट पे 1 आता है तो हम इस स्टेट से 1 0 की तरफ जा रहे हैं। ये वाला इस तरह 1 0 से 0 आता है तो 1 1, 1 0 से अगर 0 आता है तो 1 1, 1 0 पे अगर 1 आता है तो हम उसी स्टेट के ऊपर हैं। अगर 1 1 स्टेट है, 0 आ जाता है, 1 1 पे 0 आता है तो 0 0 की तरफ, तो ये 1 1 पे 0 आया, यहाँ से हम इधर मूव कर गए। 1 1 पे 1 आता है तो हम 1 1 स्टेट के ऊपर ही हैं, तो ये उधर ही आ गया। तो ये हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप, ये हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट था जेके फ्लिप फ्लॉप का, उसकी हमने ये इक्वेशन ड्राइव की, ये उसका स्टेट टेबल है और ये उसकी स्टेट डायग्राम है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप था टी फ्लिप फ्लॉप। अब हमने जब टी फ्लिप फ्लॉप बेस्ड सर्किट का एनालिसिस करना है तो उसके भी सेम स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने टी की इक्वेशंस लिखनी है। जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन फ्लिप फ्लॉप में देखना है टी जो इनपुट है उनकी इक्वेशंस लिखनी है। फिर इक्वेशंस की बेस पे आपने प्रेजेंट स्टेट टेबल ड्रॉ करना है, जिसके अंदर प्रेजेंट स्टेट आएगी, इनपुट आएगी और टी इक्वेशंस के जो आउटपुट्स हैं वो आएंगे। उसके बाद जिस तरह जेके फ्लिप फ्लॉप में कैरेक्टरिस्टिक टेबल को यूज़ करते हुए हमने ए प्लस बी प्लस को फिल किया या नेक्स्ट स्टेट्स को फिल किया, इस तरह हमने इस सर्किट में भी टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल यूज़ करेंगे
और ए प्लस बी प्लस को फिल करेंगे। तो ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है, सीक्वेंशियल सर्किट है, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप 2 टी फ्लिप फ्लॉप्स गिवन है। और पहले वेरिएबल्स खुद से डिफाइन किए, टी ए टी बी। ये ओरिजिनल सर्किट जब आपको पेपर में या असाइनमेंट्स वगैरह में गिवन होगा तो ये वहाँ पे वेरिएबल्स टी ए टी बी नहीं गिवन होगा। ये वेरिएबल्स आप खुद से डिफाइन करेंगे। तो ये टी है, ए फ्लिप फ्लॉप, इसको टी ए कह दिया, इसको हमने टी बी इनपुट डिफाइन कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 इक्वेशन लिखनी है, टी ए इज इक्वल टू बी एक्स, टी बी इज इक्वल टू एक्स, और एक आउटपुट वाई भी आ रही है, वो ए बी है। तो ये वाई हमारे पास आ गया ए बी के इक्वल। ये वाई हमारे पास ए बी के इक्वल है। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि इनकी इक्वेशन ड्राइव करनी है, इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो प्रेजेंट स्टेट इनपुट, प्रेजेंट स्टेट के ऊपर ए बी आ गया, तो ए बी यहाँ पे है, ये प्रेजेंट स्टेट आ गई, ये इनपुट एक्स आ गया। तो ये हमने टेबल बना दिया 0 0 से लेकर 1 1 तक। इसके बाद ये इक्वेशन इम्प्लीमेंट करनी है टी ए टी बी की। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन आ गई, टी ए टी बी। तो टी ए बी ए इंटू एक्स, मतलब जहाँ पे बी 1 हो एक्स 1 हो वहाँ पे टी ए 1 होगा, अदरवाइज 0 रहेगा। तो यहाँ पे देखें, ये बी 1 है एक्स 1 है तो टी ए 1 है, यहाँ पे बी 1 है एक्स 1 है तो टी ए 1 है, बाकी हर जगह पे टी ए 0 है। टी बी इज इक्वल टू एक्स, तो जो एक्स की वैल्यू है यही, ये टी बी की वैल्यू है, इधर आ गया। अब हमने फिल करनी है जी वाई, पहले वाई फिल कर लें। वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो ये ए भी गिवन है बी भी गिवन है, दोनों का एंड किया। तो जहाँ पे ए बी 1 1 होगा वहाँ पे वाई 1 होगा, तो ए बी यहाँ पे 1 1 है, तो ये लास्ट 2 रोज वाई की 1 होगी, बाकी सारी की सारी 0 रहेंगी। अब हमने इस कॉलम को ए प्लस बी प्लस को फिल करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सर्किट में ए प्लस बी प्लस के वेरिएबल्स मौजूद नहीं हैं, तो इस वजह से हम जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसका करैक्टरिस्टिक टेबल यूज़ करेंगे। और ये है जी टी फ्लिप फ्लॉप का वो टेबल, जिसको यूज़ करके हम अपना ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे पहले आप इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। ये टेबल हमें क्या कहता है, अगर टी 0 है तो नेक्स्ट स्टेट इक्वल है करंट स्टेट के या प्रेजेंट स्टेट के। अगर टी 1 है तो नेक्स्ट स्टेट इक्वल है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द करंट स्टेट के। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट ए प्लस है, उसकी प्रेजेंट स्टेट है ए, और इनपुट है टी ए। तो बेसिकली हमने क्या देखना है, अगर टी 0 है तो ए प्लस विल बी इक्वल टू ए, अगर टी 1 है तो ए प्लस विल बी इक्वल टू ए बार। तो ये सिंपल सा रूल है। टी ए 0 है तो ए प्लस इज इक्वल टू ए, ये भी 0 है, इधर भी 0 आ गया। यहाँ पे भी टी ए 0 है तो ये 0 इधर आ गया। यहाँ पे भी टी ए 0 है तो ए प्लस इज इक्वल टू ए, ये 0 यहाँ से इधर आ गया। यहाँ पे टी ए 1 है तो ए प्लस इज इक्वल टू ए बार, ये 0 है तो इसका बार लिया 1 आ गया। आगे ये 3 0 हैं टी ए की जगह, तो इट मीन्स कि ये तीनों, इन तीनों जब ये टी ए के ऊपर 3 ये 0 आ रहे हैं तो इस केस में ए प्लस इज इक्वल टू ए, तो ये तीनों 1 यहाँ से उठाए इधर कॉपी पेस्ट कर दिए। इसके बाद टी ए 1 है, टी ए 1 है तो ए प्लस इज इक्वल टू ए बार, ए 1 है तो ए बार विल बी 0, तो ये बन गया। इस तरह हम टी बी और को यूज़ करते हुए हम बी प्लस को फिल करेंगे। टी बी 0 है तो बी प्लस इज इक्वल टू बी, ये 0 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 1 है तो बी का बार, ये 0 है तो बी का बार 1 आ गया। टी बी 0 तो ये 1 यहाँ पे आ गया। टी बी 1, इस 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 0 आ गया। टी बी 0 एज इट इज़ आएगा, 0 यहाँ पे आ गया। टी बी 1 कॉम्प्लीमेंट हो गया आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट ये 1 इधर आ गया। टी बी 0 एज इट इज़ आएगा, ये 1 यहाँ पे आ गया। टी बी यहाँ पे 1 है इनपुट, तो जो बी प्लस है बी बार के इक्वल होगी। बी 1 है तो इसका बार 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमने टी फ्लिप फ्लॉप का बेस जो सीक्वेंशियल सर्किट था उसका स्टेट टेबल ड्रॉ कर दिया।
अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसका स्टेट डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो स्टेट डायग्राम के लिए हमें प्रेजेंट स्टेट इनपुट और नेक्स्ट स्टेट चाहिए होगा आउटपुट। इस सर्किट में एक चीज़ आप नोट करें कि हमारे पास ए बी के 4 डिफरेंट वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमने 4 स्टेट्स बना लें, 0 0 0 1 1 0 1 1। और अब हम एक चीज़ डिफरेंट नोट करें कि स्लैश लगा के आउटपुट स्टेट के अंदर ही डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये हमें किस तरह, आप इसको बाहर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 0/0। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस सर्किट में जो टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है, इसके अंदर अगर आप वाई की जो आउटपुट की इक्वेशन देखें, वो इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि इस वाई के एक्सप्रेशन के अंदर इनपुट जो एक्सटर्नल इनपुट वेरिएबल है वो अपीयर नहीं हो रहा। जब वाई या आउटपुट के एक्सप्रेशन के अंदर जो एक्सटर्नल इनपुट वेरिएबल है वो अपीयर ना हो, तो आप वाई को स्टेट के अंदर ही डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि वाई अब इनपुट के साथ चेंज नहीं हो रहा, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप उसको स्टेट के अंदर ही डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हमने ये डी फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन किया था, इसमें आप देखें वाई के एक्सप्रेशन के अंदर एक्स भी आ रहा था। तो जब वाई के एक्सप्रेशन के अंदर एक्स आ रहा हो या इनपुट वेरिएबल आ रहा हो, तो तब कंपलसरी है, तब हम स्टेट के अंदर आउटपुट को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट के अंदर आउटपुट चेंज नहीं। देखिए ए बी 0 0 है, अगर एक्स 0 है तो वाई 1 है, ए बी 0 0 है, अगर एक्स 1 है तो वाई 0 है, कि मतलब ए बी 0 0 ही रह रहा है, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस वजह से इस वाई को हम स्टेट के अंदर डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो जब ये अब याद रखना है आपने कि जब आउटपुट की इक्वेशन के अंदर इनपुट वेरिएबल्स भी आ जाए, तो तब जब आपने वाई को यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, वो इनपुट के साथ स्लैश करके करना है। आप वाई को स्टेट के अंदर डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वाई विद इन द स्टेट भी चेंज हो रहा है कि ए बी 0 0 स्टेट कांस्टेंट रह रही है, लेकिन इनपुट के साथ वाई, अगर इनपुट 0 है तो वाई 1 है, इनपुट 1 है तो वाई 0 है, तो वाई चेंज हो रहा है। लेकिन जब आपके पास इस तरह का सिनेरियो बन रहा हो कि वाई की इक्वेशन इस तरह, एक्सप्रेशन इस तरह हो रहा हो कि वो इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि वाई अब इनपुट के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वाई अब जब स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप वाई को स्टेट्स के अंदर ही डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें ए बी 0 0 है, तो वाई दोनों में 0 0 है, तो आप वाई को ए बी स्टेट के अंदर ही वाई को 0 कर सकते हैं। इस तरह 0 1 स्टेट के अंदर वाई 0 है, 1 0 स्टेट के अंदर दोनों केसेस में वाई 0 है, जब ए बी 1 1 हो गया तो वाई 1 है। तो इस तरह यहाँ पे इन स्टेट्स के अंदर हमने जो आउटपुट वेरिएबल वाई है उसको स्टेट के अंदर ही स्लैश करके डिफ़ाइन कर दिया, बाकी सारा कुछ सेम है। अगर ए बी 0 0 है, एक्स 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट वही है, तो ये ए बी 0 0, नेक्स्ट स्टेट वही 0 0 है। और इसमें वाई 0 है, तो वाई को, क्योंकि ये वाई एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इस वजह से वाई को सर्कल के अंदर ही डिफ़ाइन कर दिया। इस तरह 0 1 0 0 पे अगर 1 आता है तो 0 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, 0 0 पे अगर 1 आता है 0 0 से 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, और 0 1 स्टेट के ऊपर जो वाई है वो 0 है, तो इस तरह हमने वाई को यहाँ पे 0 कर दिया। इस तरह बाकी भी फिल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट, अगर 1 1 है तो 1 आता है, तो आप 0 0 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये 1 1 स्टेट है, 1 आता है तो आप 1 1 स्टेट से 0 0 स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं। और 0 0 स्टेट में y की वैल्यू 0 0 है, और 1 1 स्टेट में y की वैल्यू 1 है, और आपने विद इन द स्टेट ही y को डिफाइन कर दिया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप स्टडी किए। उनमें डी फ्लिप फ्लॉप था, जेके फ्लिप फ्लॉप था और टी फ्लिप फ्लॉप था। तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के हमने करैक्टरिस्टिक्स टेबल्स देखे, उनके सिंबल्स देखे। करैक्टरिस्टिक्स टेबल्स हमने उनके 2 डिफरेंट वेज में देखे। फर्स्ट वे ये था, सेकंड वे जिसमें हम जो करंट आउटपुट है उसको भी इनपुट के तौर पे ट्रीट करते हैं, और उसके बाद हमने इनकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस को ड्राइव किया। फिर जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप का जो सर्किट है वो डिज़ाइन किया यूजिंग
डी फ्लिप फ्लॉप बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। उसके बाद हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स का एनालिसिस किया। 3 एग्जांपल्स हमने की। फर्स्ट एग्जांपल में डी फ्लिप फ्लॉप बेस्ड सर्किट था। इस सर्किट में ए प्लस बी प्लस डायरेक्टली आपके पास फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से आ जाते हैं। आप इस सर्किट में इक्वेशंस लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस और वाई स्टेट टेबल ड्रॉ करते हैं डायरेक्टली, और फिर स्टेट डायग्राम। स्टेट टेबल जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट टेबल के अंदर इनपुट के तौर पे अपीयर होंगे, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट टेबल की एक्चुअल आउटपुट के तौर पे अपीयर होंगे। इस तरह हमने जेके फ्लिप फ्लॉप बेस्ड सीक्वेंशियल सर्किट उसका एनालिसिस किया। उसके अंदर भी इनपुट की इक्वेशंस मार्क की, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स की। हर फ्लिप फ्लॉप की 2 इक्वेशंस आएंगी, एक जे की एक के की। फिर उन इक्वेशंस के बेस पे हमने टेबल ड्रॉ किया। वहाँ पे टेबल के अंदर प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल्स और जे के इक्वेशंस आएंगी। फिर ए प्लस और बी प्लस के कॉलम्स को फिल करने के लिए या नेक्स्ट स्टेट के कॉलम्स को फिल करने के लिए हम लोगों ने जो जे के फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल है उसको अप्लाई किया और ए प्लस बी प्लस फाइंड किया और स्टेट डायग्राम ड्रॉ की। तो इस सर्किट में नोट करने वाली बात ये थी कि इसमें कोई एक्सटर्नल आउटपुट नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे वाई वाला सीन नहीं आया। इसके बाद जब टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट एनालिसिस किया तो उसका भी सेम स्टेप्स थे जो कि जेके वाले थे। पहले टी ए टी बी की इक्वेशंस लिखी, फिर टेबल ड्रॉ किया जिसमें प्रेजेंट स्टेट वेरिएबल्स आए, इनपुट वेरिएबल्स आए और टी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशंस आई। फिर नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए, ए प्लस बी प्लस को फाइंड करने के लिए हमने टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ की। और यहाँ पे इसमें पर्टिकुलर नोट करने वाला पॉइंट ये था कि जो एक्सप्रेशन वाई का आ रहा था वो इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो इस वजह से जब हमने स्टेट डायग्राम ड्रॉ की तो वाई को विद इन द स्टेट ही स्लैश लगाकर डिफाइन कर दिया। तो ये था जी एनालिसिस ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।